नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे। दोस्तों, यूजीसी नेट का पेपर हो चुका है और एनवायरनमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। एनवायरनमेंट ये 9th यूनिट है। ये यूनिट काफ़ी बड़ी है। जब बच्चे इसको शुरू करते हैं और जब तक ख़त्म करते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें भूल चुके होते हैं। तो चीज़ें भूले ना, इसलिए हम क्वेश्चंस की सीरीज लाए हैं जहां पर हम हर रोज़ एनवायरनमेंट टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया करेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ही, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोटिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में पूछा गया है। हम जानते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। ये एक कम्युनिटी होती है जहां पर लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स और फिजिकल वर्ल्ड ये सभी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने रहन सहन के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अपने जीवन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो एक पूरी कम्युनिटी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें दो चीज आती है मुख्यतः। पहला आता है इसमें बायोटिक कंपोनेंट, जिसे हम जैविक घटक भी कहते हैं, और दूसरा आता है अबायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट, जिसको हम अजैविक घटक भी कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट जैविक घटक में वे सभी चीजें आ जाती हैं जिन चीजों में प्राण है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, पक्षी, जानवर, छोटे जो सूक्ष्म प्राणी होते हैं वे सब हो गए। तो सभी प्रकार के प्राणी बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे। और रही बात अबायोटिक कंपोनेंट की, तो सभी निर्जीव वस्तुएं जो प्रकृति में पाई जाती हैं वो सभी अबायोटिक कंपोनेंट या फिर अजैविक घटक में आ जाएंगे, जैसे हवा, पानी, गैसेस, रॉक, माउंटेन, सोइल, सोलर एनर्जी, ये सभी चीजें अबायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगी। वहीं अगर बायोटिक की हम बात करें तो इसमें सभी एनिमल्स आ जाएंगे, सभी बर्ड्स, ह्यूमंस, बैक्टीरिया, डिकम्पोजर्स, अर्थवॉर्म, जो भी जीव कहीं पर भी रहता हो, कैसा भी हो, कितना भी बड़ा साइज का हो, कितना भी छोटा हो, चाहे हम उसे देख पाएं अपनी आंखों से या फिर नहीं देख पाएं, वो सभी चीजें बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अबायोटिक कंपोनेंट इनमें से कौन सा है। क्या वो पौधा है? नहीं, ये तो बायोटिक में आता है, ये तो जैविक घटक है। जानवर भी जैविक घटक है, बैक्टीरिया भी जैविक घटक है। तो सनलाइट जो है अबायोटिक है, अजैविक घटक है। बात करें सनलाइट की, तो ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अर्थ पर जो जीवन है वो किस कारण से है? वो सूर्य के प्रकाश के कारण से ही है। सूर्य के प्रकाश के कारण से ही जो पौधा होता है वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है और अपने लिए ऊर्जा बना पाता है, और फिर यही ऊर्जा आगे जाकर दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ बायोमी। अब देखिए, हमने बायोमी को पढ़ा था। बायोमी क्या होता है? एक बड़ा एरिया होता है जिसका खुद का एक टेम्परेचर होता है, उसकी खुद की एक एक वाटर सिस्टम होता है, मतलब उसका खुद का एक प्रिसिपिटेशन होता है, वर्षा होती है कि इतनी वर्षा साल में इतने महीने यहाँ पर पानी बरसेगा। उसका एक अपना क्लाइमेट सिस्टम होता है, और वो क्लाइमेट सिस्टम उसी एरिया में ही पाया जाता है। ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है, और जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है बायोमी की वो यही है कि टेम्परेचर है उसका अपना अलग, और प्रेसिपिटेशन है, और उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। बाकी सारी चीज़ें तो इन तीनों के कारण ही बनती और बिगड़ती रहती हैं। तो हमसे यही पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है बायोमी की, तो वो है
टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षा, ठीक है, तापमान और वर्षा। स्पीसीज कितनी होंगी, सोइल का कंपोजिशन, ये सब चीज़ें तो बाद में डिफाइन हो जाती हैं, बाद में एक आकार ले लेती हैं, अनुरूप ले लेती हैं। एडिशनल फैक्ट के रूप में देखें तो एक बायोमी में काफी सारे इकोसिस्टम होते हैं। जैसे अगर हम बात करें बड़े जंगल की, तो बड़े जंगल में काफी सारे इकोसिस्टम होते हैं। उसमें एक पौंड, तालाब का इकोसिस्टम हो सकता है, एक नदी का रिवर इकोसिस्टम हो सकता है, एक छोटे एरिया में जो जानवर रह रहे हैं उनका इकोसिस्टम हो सकता है, जो धरती के नीचे सुरंग बनाकर या फिर खोद कर जो जानवर रह रहे हैं छोटे, उनका हो सकता है, आसपास बड़ी नदी बह रही है उनका इकोसिस्टम हो सकता है। तो काफ़ी सारे इकोसिस्टम होते हैं। पेड़ पर जो सारे पंछी रह रहे हैं, फिर जो जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं छोटे छोटे, वो अपना अलग उनका एक इकोसिस्टम होता है। तो एक बायोमी में काफ़ी सारे इकोसिस्टम होते हैं और एक बायोस्फीयर में सभी बायोमी समा जाते हैं। और बात करें हम कितने बायोमी हैं, तो इसकी संख्या हमारे क्लासिफिकेशन के आधार पर वेरी करती है। जैसे अगर हम मेजरली क्लासिफाई करें तो 5 प्रकार से हम बायोमी को क्लासिफाई करते हैं। कैसे? पहला है फॉरेस्ट्स, दूसरा है डेजर्ट्स, तीसरा है लैंडस्केप्स, चौथा है टुंड्राज और पांचवा है एक्वाटिक या फिर मैरीन लाइफ। ठीक है, इसके बाद आगे चीज़ें डिवाइड होती चली जाती हैं। जैसे अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आ जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, आगे तो क्लासिफिकेशन बढ़ती चली जाती है, आप कितने भी कर लो, लेकिन मुख्य रूप में 5 होते हैं जिसके आगे हम क्लासिफिकेशन करनी शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? क्या उसका काम ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना होता है? तो नहीं। क्या उसका काम दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करना होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेगा तो क्या हो जाएगा? वो प्रोड्यूसर थोड़ी रहेगा, वो तो कंज्यूमर हो जाएगा। क्लाइमेट को रेगुलेट करना? नहीं। तो प्राइमरी फंक्शन जो है प्रोड्यूसर का वो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने खाने की व्यवस्था करना, फूड का प्रोडक्शन करना। वो किस प्रकार से होता है? सूरज की किरणों से कोई भी प्लांट या फिर पेड़ पौधा जो होता है अपनी पत्तियों पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है, जहाँ पर CO2 गैस और H2O के प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस करता है और अपने लिए एनर्जी बनाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्लांट जिसे हम ऑटोट्रोप कहते हैं, जिसे हम स्वपोषी कहते हैं, ये अपना जो खाना है ये अबायोटिक कंपोनेंट से बनाता है। अबायोटिक कंपोनेंट कैसे? गैसेस, वाटर, सनलाइट, क्या है ये? अबायोटिक कंपोनेंट है। इसके अलावा सभी जो जीव हैं जो कार्निवोरस हैं या फिर जो कंज्यूमर हैं, वो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं कि वो डायरेक्ट सूरज से अपने लिए ऊर्जा का प्रबंध कर ले। वो सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो पौधे पर निर्भर रहते हैं अपनी ऊर्जा के लिए। तो जो कोई मिल गया मूवी है उसमें जो जादू की शक्तियां हैं वो केवल पेड़ पौधों में ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस करना प्राइमरी फंक्शन है प्रोड्यूसर्स का। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है बायो एक्यूमुलेशन क्या होती है। अब देखिए दो कॉन्सेप्ट आते हैं जब हम पोल्यूटेंट्स को पढ़ते हैं ट्रॉपिक लेवल में। एक तो बायो एक्यूमुलेशन और दूसरा आता है बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग बीइंग अपने जीवन काल के दौरान कितना टॉक्सिन, कितना विषैला पदार्थ अपने शरीर में एकत्रित कर लेता है। वो कैसे कर लेता है? वो ऐसे कर लेता है, मान लीजिए घास है, इस पर पेस्टिसाइड्स छिड़का हुआ है,
इंसानों के द्वारा, जाहिर सी बात है। अब ये जानवर है, इसने एक बार भोजन किया तो कुछ थोड़ी मात्रा में, कुछ परसेंटेज में, 1% समझ लीजिए, टॉक्सिन उसके शरीर में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वापस खाना खाएगा, फिर और टॉक्सिन उसके शरीर में जाएगा, फिर खाना खाएगा, फिर टॉक्सिन उसके शरीर में जाएगा। इस प्रकार से उसके जीवन काल में उसने जितना टॉक्सिन ग्रहण कर लिया है जाने अनजाने में, वो सारा उसका बायो एक्यूमुलेशन में आ जाएगा। जैसे अगर आज की बात करें तो इंसानों के साथ क्या हो रहा है, उनके फूड चेन में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक आ चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें वो ऐसे कंज्यूम करता है जो कि उसके खाने योग्य, पीने योग्य नहीं है। पानी या फिर खाने पीने का जो पदार्थ है काफ़ी विषैला हो चुका है आज के समय। तो समय जैसे बीता चला जाता है, उसका जीवन काल जैसे बीतता है, तो वैसे वैसे उसमें टॉक्सिन बढ़ते चले जाते हैं। तभी तो आज जवान उम्र में ही बच्चों को या फिर लोगों को डायबिटीज़ या फिर कैंसर जैसी बीमारियां लग जाती है। क्यों? जो टॉक्सिन इकट्ठा हुए हैं बायो एक्यूमुलेशन की वजह से। तो क्या है ये? क्या ये इंक्रीज इन द स्पीसीज डाइवर्सिटी ओवर द टाइम? नहीं। द प्रोसेस वेयर टॉक्सिन एक्यूमुलेट इन ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम। तो हाँ, समय के साथ एक ऑर्गेनिज्म में कितना टॉक्सिन एक्यूमुलेट हो जाता है, कितने विषैले पदार्थ उसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसी को हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब बायो एक्यूमुलेशन की हम बात करते हैं तो एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, कई सारों की नहीं। एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में कितना उसने टॉक्सिन ग्रहण कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हमसे सीक्वेंस पूछी गई है ट्रॉपिक लेवल के इकोसिस्टम में, तो हमें लगाना है। तो 4 सीक्वेंस दी गई है। तो हम जानते हैं कि जो सीक्वेंस है शुरू कहाँ से होती है? प्रोड्यूसर से शुरू होती है। प्रोड्यूसर में कौन आ जाते हैं हमारे यहाँ? हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, जैसे गाय भैंस हो गई या फिर हाथी घोड़ा हो गया, ठीक है। इनको हम हार्बीवोरस कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं इनको। फिर इनके बाद कौन आएगा? इनके बाद वे जीव जंतु आएंगे, वे प्राणी आएंगे जो जानवरों को खाते हैं, जो ऐसे जानवरों को खाते हैं जो पेड़ पौधे खा रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे कार्निवोरस। जैसे वुल्फ, फॉक्स, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं हम। तो ऐसी ये साइकिल बढ़ती चली जाएगी जब तक चीजें नष्ट नहीं होंगी, जब तक चीजें पूरे अपेक्स तक नहीं पहुंच जाएंगी। आगे फिर टर्चरी कंज्यूमर तक आ जाती है बातें। तो देखिए इन ऑप्शन में कौन सा सही होगा जो हमारी सीक्वेंस पर खरा उतर रहा है। तो पहले देखो यहाँ पर प्रोड्यूसर दिया गया है, फिर यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्चरी कंज्यूमर। तो हाँ, ये हमारी सीक्वेंस सही है और यही हमारा आंसर है। इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम क्या? हम प्रोड्यूसर्स को बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स स्वपोषी। उसके बाद आते हैं हार्बीवोरस, जो पेड़ पौधों खाते हैं। उसके बाद आते हैं कार्निवोरस 1.0। फिर जो कार्निवोरस को भी खा जाते हैं वो होते हैं फिर कार्निवोरस 2.0। फिर आगे सीक्वेंस बढ़ता जाता है जब तक कि चीज़ें अंत तक नहीं पहुंचती है। और यही है तरीका एनर्जी फ्लो का इकोसिस्टम में। आगे यहाँ पर पूछा गया है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी, व्हाट डज द पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट्स इन एन इकोसिस्टम। देखिए हमने पिरामिड्स के बारे में पढ़ा था, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जहाँ पर हमने 3 पिरामिड्स के बारे में पढ़ा था। पहला पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स। दूसरे पिरामिड्स ऑफ बायोमास। तीसरा पिरामिड ऑफ
एनर्जी। यहाँ पर हम अलग अलग जीवों को अलग अलग श्रेणी में रखते हैं, उनके ट्रोपिक लेवल के अनुसार, उनका नरिशमेंट न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या है, उसके अनुसार हम उनको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पहला ऑप्शन है द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रोपिक लेवल टू द नेक्स्ट। तो हाँ, यही बात है, एक ट्रोपिक लेवल से दूसरे ट्रोपिक लेवल में एनर्जी किस तरह से फ्लो हो रही है, उसको रिप्रेजेंट करता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, कि प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर तक, फिर आगे एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर तक, फिर टर्शरी कंज्यूमर तक, किस प्रकार से एनर्जी फ्लो हो रही है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रोपिक लेवल तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये एनर्जी फ्लो को ही दर्शाता है। अब देखिए, हमने पहले बायो एक्यूमुलेशन के बारे में देखा था, क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन है बायो मैग्निफिकेशन के बारे में। तो जहां एक और हम बायो एक्यूमुलेशन में एक ही ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि उसने जीवन काल में कितना टॉक्सिन अपने अंदर समेट लिया है, कितना टॉक्सिन उसके अंदर इकट्ठा हो गया है। वहीं दूसरी ओर हम यहाँ पर पढ़ते हैं बायो मैग्निफिकेशन में कि अलग अलग ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचने में ये टॉक्सिन कितना बढ़ गया है। जैसे प्रोड्यूसर से हम शुरू करते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर आता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आता है, फिर टर्शरी कंज्यूमर आता है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो टॉक्सिन, जो विषैला पदार्थ प्रोड्यूसर्स से शुरू हुआ था, प्रोड्यूसर्स से फूड साइकिल में आया था, वही दूसरे स्टेज पर आकर दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर कितना बढ़ गया है, तीसरे ट्रॉपिक लेवल पर आकर कितना बढ़ गया है, चौथे ट्रॉपिक लेवल पर कितना बढ़ गया है। इसकी सीक्वेंस कुछ ऐसी रहती है, जितना ये ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाएगा उतना इसका टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ पर 10 यूनिट्स होगा टॉक्सिन, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा, यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। और यही कारण है कि हर एक फूड साइकिल में, हर एक फूड चेन में जो अपेक्स लेवल प्रेडेटर्स हैं, उन्हीं पर ज़्यादा खतरा मंडराया हुआ है, क्योंकि सारा टॉक्सिन आकर उन्हीं में ही इकट्ठा हो जा रहा है, उन्हीं में ही कंसंट्रेट हो जा रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स एज दे मूव अप टू द फूड चेन। हाँ, बिल्कुल यही है कि ग्रेजुअल जो इंक्रीज होता रहता है, टॉक्सिन का कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है जैसे जैसे वो फूड चेन में आगे बढ़ता रहता है। शुरुआती तौर पर प्रोड्यूसर लेवल पर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर में क्या होता है, छोटे लेवल, छोटा ही कंसंट्रेशन होता है, उतना कंसंट्रेशन उनके लिए कुछ खास हानिकारक नहीं होता। लेकिन जब अपेक्स लेवल तक हम पहुंच जाते हैं, टर्चरी कंज्यूमर तक हम पहुंच जाते हैं, तो कंसंट्रेशन काफी बढ़ चुका होता है, इतना बढ़ चुका होता है कि उसका शरीर जीने योग्य नहीं रह पाता। जैसे हम गिद्ध को देखते हैं, गिद्ध कितने पाए जाते हैं आजकल, मुश्किल ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे क्या करते थे, जो मृत शरीर होता था शेर का या फिर बड़े जानवरों का, उनको खाया करते थे। लेकिन उनमें तो टॉक्सिन है, तो टॉक्सिन वो सारा किस में गया, गिद्ध में गया, वल्चर में गया, और वल्चर वैसे ही समाप्त होने शुरू हो गए। तो हमने दोनों टॉप कॉन्सेप्ट भी देख ली हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया है एग्जाम्पल बताइए बायोटिक कंपोनेंट का इकोसिस्टम में। हमने पहले अबायोटिक को देखा था, अब हम बायोटिक को देखेंगे। बायोटिक अबायोटिक क्या है? बायोटिक में इसमें सभी कंपोनेंट्स आ जाते हैं, में सभी चीज़ें आ जाती हैं जिनमें प्राण है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, इंसान, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, सभी। अबायोटिक में कौन से आते हैं? जिनमें प्राण नहीं है। तो बायोटिक पूछा गया हमसे जैविक घटक, तो क्या टेम्परेचर जैविक घटक है? नहीं है। वाटर है? नहीं है। सॉइल है? नहीं है। एनिमल है? ये सभी तो अजैविक घटक हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, हमसे पूछा गया है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोमी का। अब देखिए, हमने पहले बायोमी का क्वेश्चन देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बायोमी की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि उसका अपना एक अलग, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। उस एरिया में स्पेसिफिक लेवल पर रेन होती है, जिसे हम प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं।
या फिर वर्षा भी बोल लीजिए आप। वहाँ की अपनी एक अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, और यही सारी चीज़ें, यही 3-4 चीज़ें मिलकर वहाँ के वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को, मिट्टी कैसी होगी, उन नदी नाले किस प्रकार से होंगे, सभी चीज़ों को डिफाइन करते हैं, सभी चीज़ों को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है हमसे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब हम जानते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और टेम्परेचर भी काफ़ी होता है। देख लेते हैं। हाई बायोडाइवर्सिटी एंड कांस्टेंट हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल एंड कोल्ड टेम्परेचर, वेजिटेशन एंड हाई सॉल्ट कंटेंट, लॉन्ग ड्राई सीजन्स एंड लो रेनफॉल। अब देखिए, जब बायोमी के नाम में ही रेन फॉरेस्ट आ चुका है, तो मतलब हाँ, कंफर्म है कि ये बायोमी ऐसी होगी जहाँ पर बारिश काफ़ी होती होगी। तो क्या इसमें बारिश ज़्यादा हो रही है? तो नहीं हो रही है। क्या इसमें बारिश ज़्यादा हो रही है? क्या इसमें बारिश ज़्यादा हो रही है? तो नहीं हो रही है। जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर अच्छी तरह से फल फूलती है। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर डिकम्पोजर के बारे में पूछा गया है कि इकोसिस्टम में डिकम्पोजर का रोल क्या होता है। ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रोड्यूसर प्लांट है, सन से इसने एनर्जी बनाई है, सनलाइट से, फिर इसको हिरण ने खा लिया अपनी एनर्जी की पूर्ति के लिए, फिर इसको शेर ने खा लिया। लेकिन अब आगे क्या? तो अब आगे रोल आता है डिकम्पोजर्स का। ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर वे छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, या फिर केचवे होते हैं, जो किसी भी लिविंग बींग्स के मरने पर उसे छोटे छोटे लिविंग कंपोनेंट्स में तोड़ने का काम करते हैं। जैसे जब प्लांट खत्म होगा तो इसका डीके होना शुरू होगा। कौन करेगा? छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे कीट पतंगे। हिरण की जब मृत्यु होगी तो उसको डिकम्पोजर्स खाना शुरू कर देंगे। कैसे? छोटे छोटे ऑर्गेनिक मैटर में तब्दील कर कर। शेर के साथ भी ऐसा ही करेंगे वो। तो ये डिकम्पोजर क्या करते हैं? अब इन्होंने इनके शरीर को छोटे छोटे ऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक डाउन कर दिया है, और यही सारा ऑर्गेनिक मैटर अब अर्थ में, मिट्टी में वापस मिल जाएगा। और मिट्टी में अब पोटेशियम, नाइट्रोजन, अन्य जो मिनरल्स हैं उन सभी की पूर्ति करेगा, और फिर यही जो मिनरल्स होंगे वापस से प्लांट लेगा और अपना आप को ग्रो करेगा। तो इनका रोल क्या आता है? तो इनका रोल आता है टू रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बाय ब्रेकिंग डाउन डेड मैटर्स। ये डेड मैटर्स को ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिशन साइकिल को बनाए रखने का भी काम करते हैं। जैसे हम जब बात करी थी हमने फूड चेन की अपने लेक्चर में, तो उसमें हमने 2 फूड चेन्स के बारे में पढ़ा था। पहली रेजिंग फूड चेन, जिसमें क्या होता है, साइकिल जो होती है, फूड चेन जो होती है शुरू होती है प्लांट से, जहाँ पर प्लांट को हिरण खा लेती है, हिरण को शेर खा लेता है, इस तरह से। लेकिन दूसरी फूड चेन भी है जिसे हम डेट्रियस फूड चेन कहते हैं। इसकी साइकिल कहाँ से शुरू होती है, इसकी चेन कहाँ से शुरू होती है? डेड ऑर्गेनिज्म से। ये डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं, इसके द्वारा बैक्टीरिया, फंगस के द्वारा। फिर इनको कौन खाता है? अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को बर्ड। तो ये अपनी एक अलग ही फूड चेन बनी हुई है इनकी। तो रोल जो है डिकम्पोजर का वो ये है कि रिसाइकल करता है न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके डेड मैटर्स को। दूसरे ऑप्शन की बात करें, टू प्रोड्यूस फूड यूजिंग सनलाइट। ये किसका काम है? तो प्लांट्स का काम है, पेड़ पौधों का काम है। और जो ऐसा करते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी। कौन सी प्रक्रिया किस इस्तेमाल में लाते हैं? ये फोटोसिंथेसिस को, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में सनलाइट का फोटोसिंथेसिस किया जाता है। टू कंज्यूम प्रोड्यूसर्स
ये किसका काम है? ये हेटेरोट्रोप्स का काम है। इसमें हार्बीवोरस कार्निवोरस आ जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमसे सीक्वेंस पूछी गई है फूड चेन की। तो ये तो पहले वाला सेम क्वेश्चन है, जहाँ पर देखो पहले प्रोड्यूसर आएगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा, फिर टर्शरी कंज्यूमर आएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे अब यहाँ पर हमसे पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट पिरामिड ऑफ बायोमास के रिगार्डिंग सही है। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है? बायोमास डिक्रीजेज एज यू मूव फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ पिरामिड। बायोमास increases as you move from the top to the bottom of the pyramid. Biomass remains constant at all level. Biomass is equal distributed across the levels. देखिए पहले हम बता देता हूँ मैं आपको, पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके बायोमास के अकॉर्डिंग अलग अलग श्रेणियों में रख देते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जिसका बायोमास है उसको सबसे नीचे रखा जाता है, फिर जिसका कम है उसको ऊपर, जिसका और कम है उसका ऊपर। तो जनरली ये देखा जाता है लैंड की, अगर हम बात करें लैंड के इकोसिस्टम की, तो प्रोड्यूसर्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। प्रोड्यूसर्स जैसे घास हो गई, इनको खाने वालों की, जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, इनकी थोड़ी कम होती है। ऊपर और चले जाएं सेकेंडरी कंज्यूमर में, इनकी और कम होती है। तो इनका जो बायोमास है जितना ये ऊपर जाते जाते हैं इतना कम होता है, ये कम हो रहा है। और हमसे पहले ऑप्शन में क्या बोला गया है? बायोमास डिक्रीजेज एज यू मूव फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, मतलब ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो डिक्रीज होता है। नहीं, ये तो इंक्रीज हो रहा है जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, तो ऊपर से नीचे आते समय ये इंक्रीज होता हमें दिखेगा, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या है? बायोमास इंक्रीजेज एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिल्कुल सही है। जैसा ही हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बायोमास बढ़ रहा है, सबसे ऊपर कम है, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने 3 प्रकार के पिरामिड्स देखे थे इकोलॉजिकली। पिरामिड ऑफ नंबर, जिसमें हम नंबर्स के अकॉर्डिंगली उनको कैटेगराइज करते हैं। फिर हमने बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास देखा, जहाँ पर हम बायोमास के आधार पर उनका कैटेगराइजेशन करते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है द मेन डिफरेंस बिटवीन बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में अंतर क्या है? तो सबसे बड़ा और सबसे मेन अंतर उनमें बस यही है कि बायो एक्यूमुलेशन में जो टॉक्सिन इकट्ठा होता है वो एक ऑर्गेनिज्म में इकट्ठा होता है, और हम उसी की बात करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की, कि एक ऑर्गेनिज्म ने अपने जीवन काल में और उसके जीवन काल में कितना टॉक्सिन उसके शरीर में इकट्ठा हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं बायो मैग्निफिकेशन की, तो वहां पर हम ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं कि जो टॉक्सिन फूड चेन में एंटर किया था, ये अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर जाकर कितनी इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है। तो इसमें कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज होती जाती है काफ़ी एक्सपोनेंशियली, इसलिए अपेक्स लेवल प्रेडेटर्स के लिए काफ़ी खतरनाक होती है ये, उनकी जनसंख्या इसलिए कम हो रही है। अगर आप कनेक्ट करना चाहें बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन को, तो बायो एक्यूमुलेशन को आप फर्स्ट स्टेप भी बोल सकते हैं किसी भी बायो मैग्निफिकेशन के प्रोसेस का। तो पहला ऑप्शन क्या है? बायो एक्यूमुलेशन अकर्स इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है, ये तो यहाँ तक तो सही है। आगे देख लेते हैं वाइल बायो मैग्निफिकेशन, ये तो बायो एक्यूमुलेशन हो गया। आगे बायो मैग्निफिकेशन अकर्स अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल्स, बिल्कुल सही है। तो यही हमारी स्टेटमेंट सही है, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इकोटोन के बारे में पूछा गया कि इकोटोन क्या होता है। तो हमने अपने एनवायरनमेंट के सीरीज के पहले लेक्चर में देखा था, मैंने आपको बताया था कि दो इकोसिस्टम के बीच का जो एरिया होता है, जो कोलैप्सिंग एरिया होता है, जो उसको इकोटोन कहते हैं। जैसे ये इकोसिस्टम 1 है, मान लीजिए इकोसिस्टम 1 है और ये इकोसिस्टम 2 है, तो कोई ना कोई तो ऐसा एरिया तो होगा जो इनके, जहाँ पर ये दोनों कोलैप्स करेंगे, जहाँ पर ये दोनों आकर मिलेंगे, तो उस एरिया को ही इकोटोन कहा गया है। ये एरिया ऐसा होता है जहाँ पर दोनों ही
इकोसिस्टम के फीचर पाए जाते हैं। दोनों ही इकोसिस्टम के फीचर पाए जाते हैं और दोनों ही इकोसिस्टम के न्यूट्रिशन भी पाए जाते हैं, इसलिए कई बार यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच हो जाती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, किसी नदी के किनारे का जो रीजन होता है वो इकोटोन होता है, क्योंकि वहाँ पर नदी का जो इकोसिस्टम है, मैरीन लाइफ का जो इकोसिस्टम है वो आकर मिल रहा है। वहाँ पर नदी का जो इकोसिस्टम है वो आकर मिल रहा है और वहीं पर ही जो लैंड का इकोसिस्टम है वो भी आकर मिल रहा है, तो ये इकोटोन बन जाता है। इसलिए हम कई बार कहते भी हैं कि फलाने रिवर के, फिर फलाने समुद्र, फलाने जहाँ पर अलग प्रकार के मेंढक पाए जाते हैं, नारंगी मेंढक पाए जाते हैं, फिर अलग ही रचना के मेंढक पाए जाते हैं। तो क्यों है? क्योंकि उसको वहाँ पर दोनों ही इकोसिस्टम का, दोनों ही परिस्थिति की तंत्र का फायदा मिल रहा है। बायोडाइवर्सिटी काफी रिच होती है इकोटोन के रीजन में। तो देख लेते हैं इकोटोन क्या है। रीजन विद डिस्टिंक्ट क्लाइमेट एंड वेजिटेशन टाइप, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम, बिल्कुल सही, इसी के तो बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का कंपोनेंट क्या नहीं है? तो हम जानते हैं बायोटिक तो है, हम जानते हैं अबायोटिक तो है। बायोटिक क्या? जैविक घटक जिसमें सभी जो प्राणी हैं वे सभी आ जाते हैं। अबायोटिक में क्या है? जिनमें प्राण नहीं है, जो प्राणी नहीं है, जैसे पत्थर, पहाड़, नदी, नाले, हवा, ये सभी अबायोटिक अबायोटिक में आ जाएंगे। लेकिन ये सोशल कंपोनेंट क्या है? सोशल कंपोनेंट का मतलब है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक, या फिर बायोटिक बायोटिक, है ना, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंटरेक्शन, या फिर जो इंसानों के द्वारा इंटरेक्ट किया जा रहा है जानवरों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, प्रकृति के साथ, उसको भी हम सोशल कंपोनेंट कह सकते हैं। बात करें आर्टिफिशियल कंपोनेंट की, तो आर्टिफिशियल कंपोनेंट क्या होता है? मान लीजिए कई लोग, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो एक्वेरियम ले आते हैं, अगर जहाँ पर कोई भी मछली को एक बड़े से कांच के बर्तन में रख देते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा देते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, एक दो मछलियाँ और भी होती हैं, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, एक उनका एक अलग से इकोसिस्टम बना हुआ होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब इसको एक इंसान मेंटेन करता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो इंसान मेंटेन करना बंद कर दे, क्या फिर ये सर्वाइव कर पाएंगी? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, ये मर जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई तालाब है, कोई नदी है, उसमें जो मछलियाँ रहती हैं या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रहते हैं, क्या उनको कभी आवश्यकता पड़ती है कि इंसान जाकर वहाँ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाए? क्या इंसान वहाँ पर जाकर उसमें खाना गिरे, दाना गिरे? नहीं, नहीं पड़ती ना। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है, प्रकृति ने उसकी व्यवस्था की गई कर रखी है, पर इसकी नहीं कर रखी है। ये आर्टिफिशियल है, ये कृत्रिम है, ये बाहर से इम्पोज किया गया है, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता है। इसके और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक्वेरियम हो गया आपका, जू, जू में अगर ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, खाना पीना ना दिया जाए, तो क्या वे सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। डैम, नदी पर जो डैम बनाए जाते हैं, जो नदी के पानी को रोका जाता है, इतना पानी रोका जाता है, क्या वो नेचुरल है? नहीं, वो आर्टिफिशियल है। तो एनवायरनमेंट में कभी भी हम आर्टिफिशियल कंपोनेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। जैविक अजैविक घटक आ जाते हैं, सोशल कंपोनेंट आ जाते हैं। सोशल कंपोनेंट मतलब इंटरेक्शन लिविंग बींग्स का। आर्टिफिशियल कंपोनेंट नहीं आते, तो आर्टिफिशियल कंपोनेंट ही हमारा इसमें आंसर है। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया कितने मेजर बायोमी एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर। अब देखिए, मेजर तो 5 ही बायोमी एग्जिस्ट करते हैं, बाकी आप अपनी मर्जी के अनुसार 7 भी 8 भी, जितने आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो किया जा सकता है। जैसे पहला आता है फॉरेस्ट, दूसरा आता है डेजर्ट, तीसरा आता है लैंड केप्स, चौथा आता है
टुंड्राज। पांचवा आता है मैरीन। अब देखिए फॉरेस्ट में टेम्परेट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं जहाँ पर पूरे साल बारिश रहती है, काफ़ी घने जंगल होते हैं। ब्राज़ील के देख लो आप। टेम्परेट मैरीन की बात करें या फिर एक्वाटिक की बात करें, एक्वाटिक बायोमी की, तो इसमें फ्रेश वाटर लेक इनका अलग होता है, रिवर्स का अलग होता है, ओशन का अलग होता है। आगे तो क्लासिफिकेशन कितनी भी की जा सकती है। रही बात टुंड्राज की, ये क्या होता है? ये ऐसे इलाके होते हैं, टुंड्रा का मतलब ही यही होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पर पेड़ ना हो, ट्रीलेस लैंड। तो वो कहाँ होता है? वो काफ़ी हद तक जो बर्फीले इलाके होते हैं, और जहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है लेकिन बर्फ़ इतनी कुछ खास होती नहीं है, वहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं उग पाते हैं, तो टुंड्राज कहा जाता है उनको। आगे अब यहाँ पर अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट में वाटर अबायोटिक है, फंगी, इंसेक्ट और प्लांट बायोटिक हो जाते हैं। तो हमसे आगे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली लो प्रेसिपिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बिटवीन डे एंड नाइट। मतलब ऐसी बायोमी, एक ऐसा बड़ा एरिया जहाँ पर काफ़ी कम बारिश होती हो, और जहाँ पर दिन में तो काफ़ी ज़्यादा तापमान रहता है, लेकिन शाम को रात को काफ़ी तापमान घट जाता है, ठंड हो जाती है। तो आपके दिमाग में एक ही जगह आ रही होगी, रेगिस्तान, रेगिस्तान और रेगिस्तान। जहाँ पर बारिश कम होती है, प्रेसिपिटेशन वर्षा काफ़ी कम होती है, दिन में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है और रात को टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, तो वो है डेजर्ट, मरुस्थल। ठीक है, सहारा डेजर्ट जैसे हो गया। अब यहाँ पर पूछा गया है, धरती की सबसे बड़ी टेरेस्ट्रियल बायोमी क्या है? लैंड पर जो बायोमी है सबसे बड़ी धरती पर, वो कहाँ है? तो क्या है? तो है टाइगा। टाइगा क्या है? ये एक्वाटिक रीजन, ये आर्कटिक रीजन है, नॉर्थ पोल का। इसके सराउंडिंग में जो लैंड है, सराउंडिंग में लैंड कौन कौन सी? जो नॉर्थ अमेरिका हो गया, जो आपका नॉर्थ यूरोप हो गया, रशिया का ऊपरी भाग हो गया, वो सारा टाइगा रीजन कहलाएगा। वहाँ पर ठंडी हवाएं चलेंगी, वृक्ष होते हैं वहाँ पर। ये रीजन काफ़ी बड़ा है, और ये इसलिए टेरेस्ट्रियली ये सबसे बड़ी बायोमी भी कहलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट के बारे में क्या सही है? तो एनवायरनमेंट के बारे में हम जाने, तो एनवायरनमेंट क्या है? हमारे चारों तरफ जो कुछ भी चीज़ है वो हमारे एनवायरनमेंट में ही आती है, उनके हमारे आसपास होने से ही वो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाती हैं, और उनका जो प्रभाव रहा हमारे जीवन पर या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के जीवन पर, वो सभी चीज़ें एनवायरनमेंट में काउंट होती है। जैसे पूछा गया है, द एनवायरनमेंट इज ओनली अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं, एनवायरनमेंट में लिविंग भी आते हैं, नॉन लिविंग भी आते हैं। आप जब हम बात करते हैं जंगल की या फिर अपने सराउंडिंग की, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ठीक है जो लिविंग बींग्स हैं वही हमारे एनवायरनमेंट में, नहीं, जो पत्थर, पानी, हवा, ज़मीन, ये सब भी हमारे एनवायरनमेंट में आ जाती है। एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, हाँ बिल्कुल सही है। लिविंग कंपोनेंट्स बायोटिक, जैविक घटक, नॉन लिविंग में अबायोटिक, जैविक घटक आ जाते हैं। एनवायरनमेंट इज ओनली अबाउट ह्यूमन मेड सराउंडिंग, नहीं, एनवायरनमेंट डज नॉट अफेक्ट ऑर्गेनिज्म, नहीं अफेक्ट करता है। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज हमने लगभग 20 क्वेश्चंस को देखा, और आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी पसंद आए होंगे, आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए हुए होंगे।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 का कोर्स चल रहा है, इसको आप परचेस कर सकते हैं या फिर वीडियोस जाकर देख सकते हैं लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर ऐप पर। वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी जो 20 क्वेश्चंस हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।